हेलो इकोनॉमिस्ट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर स्टडीइंग यूटिलिटी। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। हम इन दोनों ही अप्रोचेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रिंसिपल हैं इन अप्रोचेस के, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दो तरह से हम यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, हम उन एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, देन कंज्यूमर सरप्लस एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस सम assumptions and limitations of this approach। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक इकोनॉमिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, विच इज यूटिलिटी। मान लीजिए गर्मी के समय आप अपने एक दोस्त के घर जा रहे हैं। दोस्त के घर जाते जाते आपको प्यास लग गई, तो आपने नजरें इधर उधर घुमाई और आपको दिखा कि पास में ही गन्ने का जूस मिल रहा है। आप वहां पे गए, भैया से कहा भैया एक गिलास गन्ने का जूस दे दो। आपने वो जूस पिया और जूस पीते ही क्या हुआ, आपकी जो प्यास लग रही थी वो बुझ गई। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जैसे ही हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी से हम यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या है यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ब्रॉडली हम यूटिलिटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच। दो अप्रोच है हमारे पास, फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच, सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम ये मानते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने का क्या मतलब हुआ? मेजर करने का मतलब हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एक दोस्त है जतिन, वो आपके घर से कितना दूर रहता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ जतिन का घर मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है। तो ये जो 7 किलोमीटर आपने मेजर किया, ये क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच। जहां पे आप चीजों को मेजर कर सकें वो होता है कार्डिनल स्केल। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके किसी दोस्त ने आपको फोन किया और पूछा कि भाई कितनी देर में आ रहा है, आपने वो बोला बस 5 मिनट में आया, तो वो समझ जाएगा कि आप आधे घंटे से पहले तो नहीं आने वाले। ये भी एक तरह का मेजरमेंट है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं दोस्त। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? जिस चीज को हम मेजर कर सकें, जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच में हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे रैंक कर सकते हैं। रैंक करने का मतलब, बचपन में जब हम सब छोटे छोटे बच्चे थे हमसे पूछा जाता था बताओ आपको पापा ज्यादा पसंद है या मम्मी ज्यादा पसंद है। अब हम इसका जवाब ऐसे तो नहीं दे सकते थे ना कि पापा तो हमें 4 किलो पसंद है और मम्मी 6 किलो पसंद है, तो मम्मी हमें ज्यादा पसंद है। हम सिंपली बता देते थे कि हाँ ठीक है, मुझे तो भाई मम्मी ज्यादा पसंद है या फिर मुझे पापा ज्यादा पसंद है। तो रैंक करने का मतलब हम उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से रैंक कर रहे हैं। हम मेजर नहीं कर सकते कि हमें कौन सी चीज कितनी ज्यादा पसंद है, हम मेजर नहीं कर सकते। मगर कार्डिनल अप्रोच ये अज्यूम करता है कि आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आप उसे उसी तरह से मेजर कर सकते हो जिस तरह से आप टाइम को, स्पीड को या डिस्टेंस को मेजर करते हो। अच्छा, मेजर करने का मतलब कुछ ना कुछ एक यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे टाइम को हम आवर्स में या मिनट्स में मेजर कर सकते हैं,
स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यूटिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें कोई यूनिट चाहिए, उस यूनिट को हम कहते हैं यूटिल। क्या कहते हैं? यूटिल्स। लेट्स सपोज मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया। अब मैंने जो एप्पल कंज्यूम किया है उसको मुझे डिफाइन करना है कि इससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैं बता सकता हूं कि मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन इससे मिला है एप्पल को कंज्यूम करने से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि शाम को दोस्तों के साथ मिलके कहीं बाहर चलते हैं। अब बाहर जाने के लिए आपने एक प्लान बनाया कि चलो सभी लोगों को अंकल की चाय की थड़ी पर बुलाते हैं, ठीक है, और चाय की थड़ी पर क्या करेंगे? चाय पर चर्चा करेंगे। CPC, चाय पर चर्चा करेंगे। अब चाय पर चर्चा करने के लिए आपने सभी दोस्तों को बुला लिया और अंकल से कहा कि अंकल एक चाय पिला दीजिए। अब अंकल ने आपको पहली चाय दी, उस चाय से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा, तो आपने उसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया और आपने उसको डिफाइन किया कि पहली चाय से मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनकी यूनिट्स क्या है? यूटिल्स है। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में मेजर किया जाता है। तो पहली चाय पीने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला 100 यूटिल्स का, ठीक है। अब बातें करनी शुरू करी तो चाय पीने लगे और चाय पीते पीते पहली चाय तो खत्म हो गई लेकिन बातें खत्म ही नहीं हुई। तो क्या करेंगे? अंकल से कहा अंकल एक चाय और दे दो। जो दूसरी चाय हमें मिली उससे हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला 90 यूटिल्स का। एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिला कितना मिला? 90 यूटिल्स का। तो पहली चाय से मिला 100 यूटिल्स, दूसरी चाय से मिला 90 यूटिल्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? टोटल सेटिस्फेक्शन विच इज 190 यूटिल्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो पहली चाय आपने ली उससे टोटल सेटिस्फेक्शन और मार्जिनल सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर था, इसीलिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर है। नेक्स्ट जो आपने चाय कंज्यूम करी है उससे आपको एडिशनल 90 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो 90 पहले वाले में ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, दूसरी चाय पीने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो 190 यूटिल्स आ गया। इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा, बातें खत्म नहीं हुई, चाय दूसरी भी खत्म हो गई। तो अंकल से हमने कहा अंकल एक चाय और दे दो। जो हमने तीसरी चाय ली उसमें हमें 80 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन और मिल गया। तो अब टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 90 प्लस 80, 270 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें मिल चुका है। इसी तरह से जब हम फिफ्थ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा? सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करने पर जो हमारे पास सेटिस्फेक्शन आएगा वो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन होगा, टोटल यूटिलिटी होगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे डिस्कस करते हैं, नंबर 2 विच इज टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यही किया है हमने। जब भी हमें किसी भी कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी निकालनी है, 3 चाय पीने की टोटल यूटिलिटी क्या होगी? जो यूटिलिटी हमें पहली चाय से मिली, जो दूसरी चाय से मिली और जो तीसरी चाय से मिली, तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी इज टोटल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th कमोडिटी। समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सपोज हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है हमारी चौथी चाय की। जो फोर्थ चाय हमने कंज्यूम करी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फोर्थ
टी को कंज्यूम करने के लिए, फोर्थ चाय को कंज्यूम करने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी, n माइनस वनथ, n यहाँ पे 4 है तो n माइनस वनथ कमोडिटी हो गई हमारी थर्ड कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कमोडिटी इज 340 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी विच इज 270। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 70। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ कमोडिटी 70, वही लिखा है हमने 70। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, फॉर फर्स्ट कमोडिटी, ये आई नहीं है फर्स्ट है, फॉर फर्स्ट कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम होंगी। भाई ये तो जाहिर सी बात है, जब एक ही चीज कंज्यूम करी है हमने तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और टोटल कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो भी सेम ही होगा क्योंकि एक ही चीज कंज्यूम करी है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। लास्ट ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, इसके ऊपर हमारा एक लॉ है विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती रहती है, उसी के ऊपर ये लॉ है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम शॉर्ट में DMU से डिनोट करते हैं। तो लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। मान लीजिए आप किसी के घर गए, उन्होंने कहा कि चलिए आप तो खाना खा के ही जाइए, जैसे हंसा भाभी कहती है ना हेलो हाय खाना खा के जाना, तो बस वैसे ही खाना खा के ही जाना है आपको। अब आप खाना खाने बैठ गए, उन्होंने बहुत अच्छा सा खाना बना के आपको परोसा, उसमें गट्टा मसाला है, पनीर की सब्जी है, दाल मखनी है, खाना देख के आपको मजा ही आ गया। लेकिन आपने पहली रोटी खाई, आपको बहुत अच्छा लगा, जैसे ही दूसरी खाई आपको कम अच्छा लगा, तीसरी खाओगे उससे भी कम अच्छा लगेगा, चौथी खाने के बाद तो पेट भर गया लेकिन वो मनुहार करे जा रही है, नहीं अब तो खानी ही पड़ेगी, तो पांचवी रोटी भी दे दी। अब आपकी समस्या होगी, पहली रोटी में तो मजा आ रहा था कि अरे वाह इतना अच्छा खाना, और पांचवी रोटी में आपको समस्या होगी कि अरे अब इसको कहाँ खत्म करूं, एक्स्ट्रा पेट कहां से लाऊंगा इसके लिए। तो वही लॉ ऑफ DMU कह रहा है कि जब भी कोई चीज आप लगातार कंज्यूम किए जा रहे हो तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो पिछले यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कम होगा। ठीक है, इस लॉ के दो और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। अब इस लॉ के पीछे कुछ हमारी बेसिक अजम्पशंस भी है, उन अजम्पशंस को भी देखते हैं। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप खाना खा रहे हो तो आप रोटी को काउंट करोगे कि आपने पहली रोटी खाई उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी रोटी खाई उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम स्टैंडर्ड कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर रहे कि आपने पहला गासिया खाया उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे से कोर्स से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कमोडिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से हमने चाय का एग्जांपल लिया था, तो चाय के एग्जांपल में भी हम एक कप ऑफ टी से सेकंड कप ऑफ टी को कंपेयर करेंगे कि हमें फर्स्ट कप ऑफ टी से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड कप ऑफ टी से हमें 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। हम ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे कि चाय की पहली चम्मच से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंपेयर करेंगे। सेकंड इज कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस, यानी लगातार कंजम्पशन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चाय आपने आज पी, दूसरी चाय आपने कल पी, तीसरी चाय आपने परसों पी, अरे भाई फिर तो बराबर ही मिल जाएगा ना सेटिस्फेक्शन। जब कंटिन्यूअस कंजम्पशन होगा कि पहली चाय पी, फिर दूसरी पी, फिर तीसरी पी, उसी दिन साथ में बैठे बैठे चर्चा चले जा रही है, बातें चली जा रही है, बस चाय खत्म हो रही है, तो हम जो
नेक्स्ट यूनिट ऑफ चाय ले रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारा पहला वाला एग्जांपल लेते हैं हम, जहां पे हम चाय को कंज्यूम कर रहे हैं और चाय एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन है चाय का। सो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग जीरो क्वांटिटी ऑफ चाय, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर जीरो। राइट सी बात है, जब कंजम्पशन किया ही नहीं तो हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा, तो यूटिलिटी कितनी होगी, जीरो। व्हेन वी आर कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ चाय, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर 8 एंड बोथ आर सेम। क्यों है सेम? क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन हमें फर्स्ट कमोडिटी से मिला है उतना ही सेटिस्फेक्शन हमें टोटल कंजम्पशन से भी मिला है, क्योंकि एक ही कमोडिटी कंज्यूम करी है। नेक्स्ट, जब हम सेकेंड यूनिट ऑफ चाय को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है वो है 6 एंड टोटल यूटिलिटी अब हो गई है 14। इसी तरह से जब हमने फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम की है तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो है 2 और जो टोटल यूटिलिटी मिल चुकी है वो है 20। अब वो स्टेज आ चुकी है जब हम चाय और पिए या ना पिए, मतलब हम उसमें है कि ठीक है पी भी लेंगे तो भी ठीक है, नहीं पिएंगे तो भी ठीक है, पीने के बाद भी हमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, बहुत पी ली, मतलब 4 चाय पी चुके, अब कितनी क्या जिंदगी में चाय ही पीने आए हैं क्या। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमने 5th यूनिट भी खरीद ली, ठीक है, अंकल को बोला अंकल एक चाय और बना दो, बस 5वीं और बना दो, ठीक है, पी ली। अब पीने के बाद सेटिस्फेक्शन कितना मिला, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन 0 यूटिल्स का, तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन तो कांस्टेंट रहा। अब चाय पी पी के पेट भर चुका है, लेकिन अंकल ने एक चाय और बना दी और कहा कि देखो, जैसे सोहेल खान ने कहा था ना कि जिंदगी मिली है तो जीनी पड़ेगी, वैसे ही चाय बनाई है तो पीनी पड़ेगी। अब अंकल ने चाय एक और बना दी और कहा कि नहीं अब तो पी लो, कह रहे हैं कि नहीं अंकल पेट भर गया है, जगह ही नहीं बची बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है, पी ली, अंकल कह रहे थे, इतना फोर्स कर रहे थे, उससे क्या हुआ, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में रहा। हमें नहीं पीनी थी, जबरदस्ती पिला दी, पेट भर चुका है फिर भी पिला दी, तो हमें जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला वो एक्चुअल में डिससेटिस्फेक्शन है। तो उसको यूटिल्स में कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव में। तो जो डिससेटिस्फेक्शन मिला वो था कितना, -2, तो हमारी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब यहां पे एक नोट करने वाली चीज क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर इसी टेबल को, इस स्केड्यूल को मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो कुछ ऐसा लगेगा। यहां पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से हमें कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 8 का। सेकेंड कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, सेकेंड यूनिट ऑफ चाय को कंज्यूम करने के बाद हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया था, 14 हो गया, और वही हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से जो पहला पार्ट है वहां पे हम टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नीचे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट ऑफ चाय से 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड से हमें 6 का मिला, थर्ड से हमें 4th का मिला। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को बनाने के बाद इसमें हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, तो क्या है वो, सबसे पहली चीज तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरी चीज, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, देन TU इज इंक्रीजिंग। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक TU बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यहां पे हमने देखा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, यानी ये हमारी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है। तो जब 0 हो रही है, 0 कहां पे हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर, जब वो x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो 5th यूनिट पर वो 0 है,
तो 5th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम है। जिस पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सेटिटी। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमें इससे आगे कंजम्पशन करने पे सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, इसको हम और इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हियर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए। सो पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। पेट भरने के बाद भी चाय पिए जा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि हमें डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है। और डिससैटिस्फैक्शन मिलने की वजह से जो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन है, टोटल यूटिलिटी है, वो भी कम होने लग जाएगी। ठीक है। लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी में जितना भी एडिशन हो रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में हर बार सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अगर ग्राफ इस तरह का हो तो ये ग्राफ होगा इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? और अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरह का ग्राफ है, टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरह का ग्राफ है कि वो नीचे की तरफ घूम रहा है, तो वहां पे जो टोटल यूटिलिटी हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां पे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसको हम टेबल में देखें तो पहली बार मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 8, फिर 6, फिर 6 को हमने 8 में ऐड किया तो टोटल यूटिलिटी आ गई हमारे पास 14। नेक्स्ट हमें जो यूटिलिटी मिली वो थी 4 को 14 में ऐड किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो हर बार जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐड हो रही है टोटल यूटिलिटी में, लेकिन ये जो हर बार इंक्रीमेंट है वो कम हुए जा रहा है। उसी को हमने ग्राफ की फॉर्म में बनाया और फिर एक्सप्लेन किया कि TU इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। हर बार इंक्रीज हो रही है लेकिन पहले से कम इंक्रीज हो रही है, ठीक है? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा फाइनल टॉपिक विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ही अलग अलग केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को हम डिकोड करेंगे। So consumer's equilibrium is defined as a situation when the consumer maximizes his satisfaction by spending his given income across different goods with the given prices. तो समझने वाली चीज क्या है, इसमें कुछ चीजें आप नोट कीजिए। Consumer maximizes his satisfaction, तो सबसे पहली चीज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो चीज है, वो पॉइंट है, वो कॉन्सेप्ट है जहां पे कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम है। सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है? कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम। अब यहां पे दो चीज है, एक तो स्पेंडिंग और गिवन इनकम। इनकम कैसी है? गिवन है, यानी कांस्टेंट है, इनकम गिवन है। और दूसरी चीज, कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरी तरह से स्पेंड करेगा, यानी सेविंग्स 0 है, सेविंग 0 है अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद गिवन प्राइसेस। जितने भी गुड्स पर कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, उन सभी के जो प्राइसेस हैं वो गिवन हैं, मींस
उनके प्राइसेस कांस्टेंट हैं। प्राइसेस कैसे हैं? गिवन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए फिर से पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद द गिवन प्राइसेस। ठीक है, अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए भी हम दो अलग अलग केसेस लेके चलेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दो अलग अलग केसेस कौन से हैं? पहला तो है हमारे पास वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस, यहां पे हम एक सिंगल कमोडिटी पे कितना खर्चा करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज टू कमोडिटी केस। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटीज हैं तो हम किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे कि हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। यहाँ पे एक केस और भी होता है, एन कमोडिटी केस, जिसमें हम बहुत सारे एन नंबर ऑफ गुड्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन वो आपके कोर्स में अभी नहीं है। और जो टू कमोडिटी केस है उसी को सिंपली हम एन कमोडिटी केस में भी चेंज कर सकते हैं, और एन कमोडिटी केस से जितने भी इनसाइट्स हमें मिलने हैं वो हम टू कमोडिटी केस से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ दो ही केसेस को समझेंगे, दो ही केसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन कमोडिटी केस से। सो वन कमोडिटी केस को स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी होगी जो हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने में यूज करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम शॉर्ट में MUM से डिनोट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी यानी कि 1 रुपये अगर हमें मिले तो उसकी वर्थ हमारे लिए क्या होगी। 1 रुपये से जो हमें यूटिल्स मिलेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। 1 रुपये से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। टू सिंप्लीफाई थिंग्स in our analysis we will assume that marginal utility of money is 1 util, which means that marginal utility of 1 rupees is nothing but 1 util। ठीक है, 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा? 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीजें क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी 1 रुपए से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो। नेक्स्ट इज दिस इज आवर मेजरिंग रॉड। जैसे अगर हमें एक डिस्टेंस को नापना है तो हमारे पास कोई ना कोई स्केल रहेगा जिससे हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम यूटिलिटी एनालिसिस में एज अ मेजरिंग रॉड काम में लेने वाले हैं। और क्योंकि हम इसे एक मेजरिंग रॉड की तरह काम में लेने वाले हैं, एक स्केल की तरह काम में लेने वाले हैं, we assume that marginal utility of money remains constant। हम ये assume करेंगे कि marginal utility of money हमारे लिए चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वो सेम ही रहने वाला है। इतना सब समझने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। अ कंज्यूमर डिफाइंस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और वर्थ ऑफ अ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स from a standard basket of goods that he can buy with a rupee। क्या मतलब हुआ इसका? स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, एक ऐसा बास्केट जिसमें बहुत सारे गुड्स हैं। और हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा समझते हैं, लेट्स सपोज एक ऐसा बास्केट है जिसमें हमने हमारे 1 महीने के घर के राशन को रखा है। ठीक है, अब 1 महीने के घर के राशन को रखा है हमने, और उससे हमें मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन लेट सपोज 1000 है। 1000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हमें उससे मिलेगा। उस सामान को खरीदने में हमें 1000 रुपीज लगते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
1000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देने वाला वो बास्केट हमें 1000 रुपीज में परचेज किया, तो हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना हुआ, 1। ठीक है, नेक्स्ट हम वन कमोडिटी केस को डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। तो हमने एग्जांपल लिया था चाय पर चर्चा का, ठीक है, और हमने ये अज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1 यूटिल है। इसका मतलब यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल, यानी 1 रुपए से हमें 1 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमने पहली चाय पी तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिला 10 का और पैसे खर्च किए 5 रुपए। ठीक है, 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, कितने रुपए खर्च हुए, 5 रुपए। तो हमारी पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी MUX/PX का क्या मतलब है यहाँ पे, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी। पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1। ठीक है, तो चाय पे खर्चा करने से हमें 2 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, वेयर एज यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी इज जस्ट 1 यूटिल। तो यहाँ पे कंज्यूमर खर्चा तो कम कर रहा है, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो फिर वो क्या करेगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। तो बातें खत्म नहीं हुई लेकिन चाय खत्म हो गई, तो हमने अंकल से कहा कि अंकल एक और चाय दे दो। जब दूसरी चाय भी ली हमने तो रुपए हमने 5 खर्च किए, यूटिलिटी हमें 9 की मिली। तो ऑन एन एवरेज 1 रुपए से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 1.8। जो 1 रुपया हम चाय पे खर्च कर रहे हैं उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 1.8, whereas marginal utility of money is 1। इसी तरह से हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमेशा 1 है, वो चेंज नहीं हो रही, ये भी हमारी असम्पशन थी। तो नेक्स्ट जब हमने 5th चाय को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली 6 की और रुपए हमने 5 खर्च किए, तो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी 1.2 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, 1। तो ये यहाँ पर भी ज्यादा है, तो हमने कंजम्पशन को फिर से इंक्रीज किया। 6th चाय को हमने जब कंज्यूम किया यूटिलिटी भी 5 मिली, पैसे भी हमने 5 रुपए खर्च किए, तो यहाँ पर ये सिस्टम अपना बराबर हो गया। तो यहाँ पर कंज्यूमर और कंजम्पशन नहीं करेगा, यहाँ पे अब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर चुका है। लेकिन मान लेते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है, अंकल ने चाय बना ली है और बोला कि बेटा मैंने चाय बना ली है तो पीनी पड़ेगी, जिंदगी मिली है तो जीनी पड़ेगी, चाय बनाई है तो पीनी पड़ेगी। तो फिर नेक्स्ट चाय जो हमने कंज्यूम करी है उससे हमें सेटिस्फेक्शन 4 का मिला और रुपए हमने खर्च किए 5। तो जो हमारा पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी वो कितना रह गया, 0.8, और ये 1 से कम है। ठीक है, 1 रुपए से हमें यूटिलिटी मिल रही है 1 यूटिल की, और चाय पे जो खर्चा किया 5 रुपए उसमें पर रुपी यूटिलिटी कितनी है, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारे 0.8, तो ये तो घाटे का सौदा है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या कहती है, MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUM, यानी जब हमारे किसी भी कमोडिटी के ऊपर रुपए खर्च करने से, अगर हमने 10 रुपए खर्च किए हैं और उस पे जितने भी यूनिट्स हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम 10 रुपए से डिवाइड करें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होनी चाहिए। अगर आप 10 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 रुपए जितनी यूटिलिटी मिलनी चाहिए, तभी आप उस पे खर्चा करके सेटिस्फाइड होगे। अगर ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे, अगर कम यूटिलिटी मिल रही है तो आप कंजम्पशन को कम कर दोगे। इसको हम और समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 केसेस हो सकते हैं, या तो पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो
यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे हमें ज्यादा की यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा, हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उतनी यूटिलिटी हमें नहीं मिल रही है, वो हो गया लेस देन वाला केस, जहाँ पे MUX/PX इज लेस देन इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इसमें पहला केस हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर MUX/PX is greater than MUM. Per rupee marginal utility from expenditure on this commodity is greater than marginal utility of money. तो जब ऐसा होगा तो हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे। हमने 10 रुपए खर्च किए लेकिन हमें 20 रुपए जितनी यूटिलिटी मिल रही है तो हम कंजम्पशन बढ़ा देंगे। अब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद आया? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो यूटिलिटी कम हो जाएगी। फिर इवेंचुअली ये कम कब तक होता रहेगा, हम कंजम्पशन कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि हमें ये वाली स्टेज नहीं मिल जाती। यहाँ पे देखिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, पीएक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। हमें इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए इसी को तो कम करना था, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को कम करने के लिए हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया, तब तक बढ़ाया जब तक कि ये हमारे पास स्टेज नहीं आ जाती, एंड कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास कौन सा बनता है? दूसरा केस हमारे पास बनता है व्हेन MUX/PX is less than MUM। ये हमारा दूसरा केस है। अब मैं चाहता हूँ ये केस आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए, फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो आप हमारे नोट्स में इसको चेक कर सकते हैं। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज कंज्यूमर सरप्लस। नाउ लेट्स डिस्कस कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस को हम एक दूसरे पहलू से भी देखेंगे। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX/PX इक्वल टू MUM। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके 1/PX इक्वल टू MUM अपॉन इसको यहां भेज दूं MUX, इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो PX इक्वल्स MUX अपॉन MUM। अब हमने अज्यूम किया था लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स 1 यूटिल। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमने 1 अज्यूम किया था, तो फिर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MUX। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या रहती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि एक्स से हमें जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी होनी चाहिए, जितना हम एक्स के लिए प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्स से हमें 5 की यूटिलिटी मिल रही है और प्राइस अगर हम 5 पे कर रहे हैं तो मतलब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हैं। नाउ यहां पर समझने वाली चीज ये है कि ये चीज क्या है, MUX/MUM। यहां पे इस चीज का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर मैं इसको रुपी लिख देता हूं, समझने में थोड़ा इजी रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, या फिर मैं इसको ये कह दूं कि मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की मनी वैल्यू क्या है वो हमें इससे पता चलता है। इसको हम 1 अज्यूम रखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 अज्यूम कर देंगे तो ये चीज और भी सिंप्लीफाई होके ऐसे आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 यूटिल अज्यूम किया है, उसका सीधा इम्प्लीकेशन ये हो गया कि हम किसी चीज के लिए कितने रुपए देना चाहते हैं उससे हमें उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का पता चलता है। लेट्स सपोज मैं मार्केट में गया, एक पेन मिला मुझे,
अब उस पेन के ऊपर एमआरपी नहीं लिखी हुई है। दुकानदार ने पूछा आप इस पेन के लिए कितनी कीमत दे सकते हो? मैंने कहा ठीक है, ये काफी अच्छा पेन है, मुझे पसंद आया, मैं इस पेन के लिए आपको 20 रुपए दे सकता हूँ। तो उस पेन की यूटिलिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी? 20 यूटिल्स। ठीक है, जितने रुपए दे सकता हूँ, 20 रुपए दे सकता हूँ, तो यूटिलिटी भी 20 हो गई। तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि मनी वैल्यू ऑफ MUX का मतलब हो गया प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। नाउ नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है और क्या वो पे करता है, उसके बीच का डिफरेंस। दुकानदार ने मेरे से पूछा कि आप इस पेन के लिए कितने रुपए दे सकते हो? मैंने कहा 20 रुपए, लेकिन दुकानदार ने कहा कि नहीं 20 नहीं, इस पेन का दाम तो सिर्फ 10 रुपए है, आप 10 रुपए दे दीजिए। तो मैं 20 पे कर सकता था, लेकिन मैंने पे कितना किया है? 10 रुपए। तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10। तो ये जो 10 का डिफरेंस है यही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस अकर्स व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x is greater than price of x, यानी when price he is willing to pay is greater than price he actually pays। मैं कितना पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार था और मैंने कितना दिया, उसके बीच का डिफरेंस मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। नाउ assuming that marginal utility of money is equal to 1 util, we have this curve। यहाँ पे हमारी assumption है ये marginal utility of money equals 1 util। इस चीज को अज्यूम करते हुए मैं ये कर्व बना रहा हूं। इस डायग्राम में मैंने y एक्सिस पर MUX और PX को ले रखा है और x एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ x को डिनोट कर रखा है। नाउ दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और ये प्राइस ऑफ x लाइन जो है वो 4 के पैरेलल है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि कोई भी कमोडिटी है x, उसका प्राइस है 4, तो ये 4 पे पैरेलल रहेगी कि क्वांटिटी कुछ भी हो प्राइस तो 4 ही रहेगा। नाउ द एरिया विच इज बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड प्राइस ऑफ x, दैट शोज कंज्यूमर सरप्लस। प्राइस लाइन के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है उनके बीच का एरिया कंज्यूमर सरप्लस है। ये बात समझ में आई आपको कि हम इतना पैसा देने को तैयार थे अप टू कमोडिटी 3, थर्ड क्वांटिटी तक, थर्ड यूनिट ऑफ x तक हम इतना पैसा देने को तैयार थे, लेकिन हमसे चार्ज इतना ही हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं कितना है। कंज्यूमर सरप्लस इक्वल्स एरिया ऑफ O B A C D, एरिया O B A C D माइनस एरिया O B C D। इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस आएगा। नाउ दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बस हमारे पास ये ट्रायंगल बच गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहां पर बेस कितना है? BC। अब ये जो बेस है ये इसके इक्विवेलेंट है और ये कितना है? 3। हाइट कितनी है इसकी? 4 से 8, यानी 8 माइनस 4 आ गया हाइट। तो एरिया इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6। अब ये जो 6 है ये क्या हो गया हमारा? कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरह से हम कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 2 कमोडिटी केस की तरफ,
वन कमोडिटी केस में अभी हमने देखा कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को मार्केट में परचेज कर रहा है। अब हम वो केस देखेंगे जिसमें कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है और दो कमोडिटीज को परचेज कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस टू कमोडिटी केस। ओके, सो लेट्स डिस्कस टू कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो लॉ हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड एक्स और गुड वाई। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। हमने वन कमोडिटी केस में स्टडी किया कि अगर कंज्यूमर एक्स पर खर्चा कर रहा है देन वी शुड हैव MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। वैसे ही कंज्यूमर अगर Y पर पैसे खर्च कर रहा है तो हमारे पास होना चाहिए MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। लेकिन अब कंज्यूमर X पर भी खर्चा कर रहा है और Y पर भी खर्चा कर रहा है, ठीक है, दो गुड्स का केस है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है MUX अपॉन PX इक्वल्स MUY अपॉन PY इक्वल्स MUM। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कब मिलेगा? व्हेन MUX अपॉन PX इक्वल्स MUY अपॉन PY इक्वल्स MUM। अब याद करते हैं इस चीज का मतलब क्या था? पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी X के ऊपर अगर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा कि Y के ऊपर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और ये दोनों किसके बराबर होनी चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और यही हमारा लॉ कह रहा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रुपी स्पेंट बाय हिम गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी वेदर ही स्पेंड्स इट ऑन गुड एक्स और गुड वाई। कंज्यूमर एक्स पे अपना लास्ट रुपी स्पेंड करे या फिर वाई पे खर्च करे, दोनों बराबर होनी चाहिए। यहां पर भी हमारे पास दो केसेस रहेंगे। केस वन कौन सा होगा? MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, यानी X पे खर्चा करने पर हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, Y पे खर्चा करने पर हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। तो क्या करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, X पे खर्चा करने से अगर हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो X का कंजम्पशन हम बढ़ा देंगे और Y का कंजम्पशन कम कर देंगे। अब क्योंकि हमने X का कंजम्पशन बढ़ा दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम होगी। क्यों कम होगी? फिर से वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU X का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो X की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही जब Y का कंजम्पशन हमने कम किया है तो Y की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास स्टेज क्या आएगी? जब MUX अपॉन PX इक्वल्स MUY अपॉन PY। अब ये चीज कम होती रहेगी, ये चीज बढ़ती रहेगी, तो एट लास्ट हमारे पास स्टेज क्या आएगी? जब दोनों बराबर हो जाएंगे और कंज्यूमर्स अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। केस टू हमारे पास क्या हो जाएगा? केस टू हमारे पास होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। दूसरा केस हमारे पास ये होगा। अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इस केस में हम क्या करेंगे, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप हमारे नोट्स में चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक, assumptions and certain limitations of this approach, of this utility analysis। तो डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक विच इज assumptions of utility analysis। तो हमारा फर्स्ट assumption है utility can be expressed in cardinal numbers like 1, 2, 3 etc। क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? क्या आप कभी मार्केट जाके ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये एक एप्पल है, मैं इस एप्पल को खाऊंगा तो इससे मुझे 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलेगी? ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है।
और यही इसका प्रिंसिपल लिमिटेशन है। आगे इसको थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। सेकेंड assumption इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। थर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स ट्रू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हमने काफी सारे एप्लीकेशन देखे, 1 कमोडिटी केस में भी है, 2 कमोडिटी केस में भी है। तो यूटिलिटी एनालिसिस ये मानता है कि ये जो लॉ है वो ऑपरेट करेगा। लास्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल एंड एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे रैशनल होने का क्या मतलब है? कंज्यूमर इज रैशनल। मान लेते हैं आपने 10 रुपए वाली फ्रूटी खरीदी। अब आप उस 10 रुपए की फ्रूटी को कब तक पियोगे? जब तक उसमें खत्म होने की आवाज ना आ जाए। यही होगा। इसका मतलब कंज्यूमर रैशनल है, वो चाहता है कि वो जिस चीज पर एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके। तो ये सब अजम्पशंस हैं हमारी यूटिलिटी एनालिसिस की। एक बात का ध्यान रखिए, अजम्पशंस मैंने लास्ट में डिस्कस की है। इससे क्या होता है कि समझने में आसान रहता है। अगर मैं ये सभी अजम्पशंस पहले डिस्कस करता तो अजम्पशन समझने में ही आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता कि अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होता है भाई। तो ये सारे कंफ्यूजन्स आपको ना हो, इसीलिए मैंने अजम्पशंस को लास्ट में डिस्कस किया है। लेकिन एग्जाम में जब आप यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपसे अजम्पशंस पूछी जाती हैं तो आपको पहले अजम्पशंस बतानी है और बाद में थ्योरी का एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में उसके जो भी लिमिटेशंस हैं वो भी आपको बताने होंगे। तो हम बात कर रहे थे पहली वाली अजम्पशंस की कि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। अब क्योंकि ये अजम्पशन यूटिलिटी एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए हमारे पास एक दूसरी अप्रोच डेवलप की गई जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहाँ पे हम इस अप्रोच में ये डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम उसे रैंक भी कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था कि हम छोटे बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा बताओ आपको मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है, तो वो जस्ट रैंक करके बता देते हैं कि हाँ या तो मुझे मम्मी पसंद है या पापा पसंद है। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइए। और इस चैप्टर के सभी नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस। हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है। अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गूगल फॉर्म्स और कोर्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इकोनॉमिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल